हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। देखिए, हरियाणा का एग्जाम आ गया बहुत पास एंड दिस विल बी द पार्ट 6 लास्ट वीडियो है ये, जहां पे आप 372 से लेकर के 484 तक के सारे सेक्शन कवर करने वाले हैं। अपील, बेल, मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स, लिमिटेशन पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा फ्रेंड्स, इसको मिस नहीं करना है। सीआरपीसी 1973 का क्विक रिविजन, टोटल 6 पार्ट। अगर आपने 6 वीडियो देख लिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ये समझिएगा कि आप, मुझे पूरा विश्वास है कि सीआरपीसी से तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हरियाणा के एग्जाम में अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन का वेटेज रहता है सीआरपीसी का। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, तो अराउंड 60 मार्क्स आपके यहाँ से बनते हैं और इनमें से हम 60 में से 60 मार्क्स लेकर रहेंगे। अगर आपको सच में मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इस वीडियो पे, क्योंकि लास्ट वीडियो है इसका, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इसके व्यूज़ को तो कम से कम 500 पार करवा दें। इसके व्यू अगर 500 से क्रॉस हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही वीडियो एविडेंस पर भी, लिमिटेशन एक्ट पर भी, आपका सीपीसी के ऊपर, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जितने भी आपके हरियाणा के सिलेबस के एक्ट हैं, इंक्लूडिंग हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, सबके ऊपर ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना बेयर एक्ट साथ में रखें, हाइलाइटर, पेन और पेपर, हेडफोन लगा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 29। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर 29 डील्स विद अपील। अपील इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्रिमिनल प्रोसीडिंग का सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है ये। इट इज़ ए पोस्ट ट्रायल स्टेज और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो 372 से लेकर के आपका 394 तक जो है बताया गया है अबाउट दी अपील। 372 से 394। अब अपील का मतलब होता है कि जब आप किसी भी कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो एग्रीड पार्टी कैन अप्रोच टू दी अपीलेट कोर्ट। सीपीसी में जब हम अपील पढ़ते हैं तो सिविल केसेस में अपील 96 से लेकर 112 तक आती है और ऑर्डर 41 में ऑर्डर 45 तक उसके प्रोसीजर दे रखे हैं। ये सिविल केस की बात है। अब सीपीसी में देखिए, सीपीसी भी कहता है और सीआरपीसी भी एक चीज़, बेसिक रूल जो है कि कोई अपील नहीं हो सकती, बिकॉज इट गिव्स द फाइनलिटी टू द कोर्ट्स जजमेंट। सेक्शन 372, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज अदरवाइज। तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, ये स्टेटमेंट उठा लेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपको बता देता हूँ 2015 में और 2012 में यूपी के जुडिशरी और हायर जुडिशरी में पूछा जा चुका है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2008 में जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2008 था, उसमें विक्टिम की डेफिनेशन ऐड की T2WA में। इस विक्टिम की डेफिनेशन ने यहाँ विक्टिम को एक और अपील में प्रिविलेज दिया कि यहाँ पर टोटल 3 ग्राउंड ऐड किए गए। जो विक्टिम है, ये 3 ग्राउंड इसको दिए गए जिससे कि ये अपील कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है माय डियर फ्रेंड्स कि विक्टिम शैल हैव राइट टू प्रेफर एन अपील। कब कब कर सकता है? अगर एक्विटल का ऑर्डर दे देता है कोर्ट, ठीक है, कन्विक्ट करता है लेसर ऑफेंस के लिए, या इम्पोज करता है इनएडिक्वेट कंपनसेशन। इनको अपने बेयर एक्ट में नंबरिंग दे लीजिए। ये 3 ग्राउंड्स हैं। एंड सच अपील से लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील ऑर्डिनरी लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑफ सच कोर्ट। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो भैया आपका कहाँ चला जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन चला जाएगा, अदरवाइज हाई कोर्ट चला जाएगा। जो नॉर्मल अपील जाती है उसी तरह से अपील जाएगी। तो यहाँ पे एमसीक्यू बन गया आपका, अपील नहीं की जा सकती जब तक कि एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ना हो सीआरपीसी में। दूसरा, विक्टिम के लिए 2008 जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें डाला गया, दिस इज एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009। और यहाँ विक्टिम को 3 ग्राउंड दिए गए जिस पे वो अपील कर सकता है। 373 कहता है आपको कि अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। देखिए, जब आपका 107 से 110 तक सिक्योरिटी लेता है कौन? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट,
और 106 में सिक्योरिटी लेता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज। देखिए ये हम क्यों बार बार डिस्कस करते हैं कि जब कोर्ट ऑफ सेशन या जेएमएफसी लेता है, कौन मैजिस्ट्रेट है, कितने टाइम के लिए है, ये 3 साल है। 107 में, 108 में, 109 में। 107 अदर केसेस अदर देन कन्विक्शन, 108 आपका जो सीडीसीएस मैटर्स के ऊपर, 109 सस्पेक्टेड पर्सन पे, 110 हैबिचुअल ऑफेंडर। तो 110 में 3 साल के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड लिया जा सकता है और 106 में बाकी में 1 साल के लिए। तो यहाँ पे जो इंक्वायरी होती है इसकी वो 117 में होती है और 117 में जो डिसीजन देता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसके खिलाफ जो है अपील की जा सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको 117 में सिक्योरिटी देने के लिए टू कीप द पीस एंड गुड बिहेवियर चैप्टर नंबर 8, या फिर हु इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रिजेक्टिंग, भाई जिसकी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर है ना टू रिजेक्ट द सिक्योरिटी, टू एक्सेप्ट द सिक्योरिटी, कहाँ है 121 में, आल्सो इन चैप्टर 8। तो ये अपील कर सकता है और ये अपील कहाँ होगी आपकी कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। कहाँ होगी? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो ये आपका एमसीक्यू हो गया। अब आप कहेंगे एमसीक्यू कहाँ पूछा गया है? भैया यूपी के एपीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन पहले 2002 में। भले ही ये क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, कभी भी पूछा जा सकता है। तो अपील कहाँ होगी ये आपको पता होना चाहिए। अभी आता है प्रोवाइजो इसमें एक कि नथिंग इन दिस सेक्शन shall apply to a person or proceeding against whom are laid before a session judge in accordance with the provision of subsection 2 and subsection 4 of section 122। भाई सेक्शन 122 भी एक तरह से आप देखेंगे तो वहाँ कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। कोर्ट ऑफ सेशन 106 में आता है और फिर 122 में आता है। तो इन दैट केस भाई कोर्ट ऑफ सेशन ने डिसाइड कर दिया तो फिर आप अपील नहीं कर सकते। चैप्टर 8 की अपील की बात करता है 373, चैप्टर 8 ऑफ CRPC। नाउ वी कम टू दी अपील फ्रॉम द कन्विक्शन। देखिए 2 तरह की अपील होगी, या तो कोर्ट किसी को कन्विक्ट कर देगा या क्या करेगा, एक्विट कर देगा। तो कन्विक्शन के खिलाफ जो अपील होंगी वो 374 में होंगी और एक्विटल के अगेंस्ट में होंगी वो 378 में होगी। 4 का डिफरेंस है दोनों में, 4 बातों का फर्क है और कुछ नहीं है। देसी भाषा में बोलते हैं ना 4 बातों का फर्क है। अब 374 को कन्विक्शन को समझना है। ये पहली बात तो एक इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे दे रखा है अपील फ्रॉम कन्विक्शन और अपील फ्रॉम एक्विटल, ये दोनों आपके एमसीक्यू यहाँ से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसको साथ में एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम टाइम देंगे और जो कम इंपॉर्टेंट है उनको हम स्किप भी कर देंगे। देखिए 374 में 3 चीज़ें होती हैं, सेक्शन पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ अगर आपको चार्ट को आपने फॉलो कर लिया ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर चार्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक पेपर लीजिए आप, ऐसे पेपर पे ऊपर लिखिए सेक्शन 374। ठीक है, 374 में क्या बनाइए, टोटल यहाँ पे 4 कंडीशंस दी गई है। 4 कंडीशन में पहली क्या है, दिस इज जब ट्रायल बाय हाई कोर्ट हो, जब हाई कोर्ट ने ट्रायल लिया हो और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया हो, कन्विक्शन दे दी हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ उसमें। इस चार्ट को ना आप एक A4 पेपर पे बना के अपने बेर एक्ट में चिपका लें साइड में सेक्शन 374 के पास। और सेम चार्ट ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप सेम चार्ट बनाएंगे किसके लिए, 378 के लिए, जो कि एक्विटल पे कन्विक्शन की बात करता है। देखिए यहाँ पे टोटल 4 ग्राउंड दिए गए हैं। सबसे पहला ग्राउंड है अगर वहाँ पे ट्रायल किसके द्वारा है, बाई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने अगर ट्रायल लिया है और हाई कोर्ट ने यहाँ क्या कर दिया है, कन्विक्शन दे दिया है। क्या दे दिया है, कन्विक्शन दे दिया है। अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्शन दे दिया है इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, इन दैट केस जो अपील होगी वो कहाँ होगी, आपकी सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला ग्राउंड। अब आते हैं सेकंड ग्राउंड पे। सेकंड ग्राउंड यहाँ क्या कह रहा है कि इन केस ट्रायल जो है किसने लिया है, बाई सेशन जज, या तो सेशन जज ने खुद लिया है या फिर असिस्टेंट सेशन जज ने लिया है। ठीक है,
और इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, इसके अलावा एक और भी हो सकता है, जहां पे एनी अदर कोर्ट इन विच इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 7 years, या किसी दूसरी कोर्ट ने लिया है, या एनी अदर कोर्ट। और इस कोर्ट ने क्या किया है कि जो पनिशमेंट दी है वो दी है आपको मोर देन 7 years, मोर देन 7 years का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दे दिया है आपको। इन दैट कंडीशन जो कन्विक्शन पास हो गया तो जो अपील होगी, अब वो अपील आपकी कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। थर्ड ग्राउंड यहाँ क्या बनता है, थर्ड ग्राउंड आपका बनता है कि मान लीजिए कन्विक्शन किसके द्वारा दिया गया है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, या फिर असिस्टेंट सेशन जज, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इन्होंने कोई दिया है और सेंटेंस जो दी है वो अंडर सेक्शन 325 ऑफ सीआरपीसी है। अब देखिए अंडर सेक्शन 325 सीआरपीसी जब यहाँ दिया है तो 325 को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। 325 क्या कहता है, यहाँ पे अपना बेरेक्ट साथ में खोल लिया करें कि जब मैजिस्ट्रेट सफिशिएंट सेंटेंस पास नहीं कर सकता है, इन दैट केस वो क्या करता है, उसे भाई एक्यूज अगर गिल्टी है तो क्या करेगा, ये गिल्टी तो मिल गया, हायर पनिशमेंट शुड बी गिवन। तो सीजेएम के पास क्या है पावर होती है कि या तो वो विटनेस के पास केस कमिट कर देगा और सीजेएम यहाँ विटनेस को रिकॉल कर सकता है। तो इन दैट कंडीशन, या फिर आपने 360 में उसको एडमोनिशन दे के छोड़ दिया है, इस टाइप की अगर कन्विक्शन हुई है तो वहाँ पे जो अपील होगी आपकी वो सेशन कोर्ट में होगी, इसमें होगी, सेशन कोर्ट में होगी। अगर उसको असिस्टेंट सेशन जज ने सुना है तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय योर सेशन जज। अब यहीं पे आप ना एक फोर्थ पॉइंट बना लीजिएगा जिसको मैं लिख नीचे रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे कहता है कि इन केस, ये 2018 में ऐड हुआ है, पहले नहीं था, और ये कहता है कि अगर भाई महिलाओं से जो जितने ऑफेंस हैं 376 से, रेप के सारे ऑफेंसेस 376 ए बी सी डी जितने भी हैं, और यहाँ पे आपने अपील आई है इसकी कहीं पे, तो उस अपील का डिस्पोजल होना चाहिए कितने टाइम के अंदर, 6 month के अंदर। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये चार्ट अच्छे से बना लीजिएगा थोड़ा सा क्लियर वे में। अगर आपको बहुत क्लियर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको चार्ट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हु कैन कन्विक्ट एंड वेयर टू अपील, ये यहाँ पे ध्यान रखनी है, इतनी 2 बातें। और तीसरा यहाँ पे याद रखना है, जो प्रोवाइजो ऐड किया गया यहाँ पे नहीं है, नए बेर एक्ट में होगा 4/2018 में जो ऐड किया गया है 6 month वाला, कि रेप केसेस वाले को 6 month के अंदर उसकी अपील को करना। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिए, 173 में 1A क्या कहता है कि अगर रेप केसेस का कोई भी मामला है तो विदिन 2 months आपको उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। तो 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन करना है, 6 महीने में अपील डिसाइड करनी है। तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आती है अपील, यानी कि नो अपील। अब नो अपील कहाँ पे होती है? नो अपील आपकी 2 केसेस में होती है। या तो एक्यूज्ड गिल्टी प्ली कर लेता है, ठीक है, एक्यूज प्लीड गिल्टी, और दूसरा होता है पेटी केसेस में, या तो आप प्ली कर लो गिल्टी, ठीक है भाई, जहाँ पे अपना अपराध मान ले वो, और दूसरा आपका रहता है कुछ पेटी ऑफेंसेस हैं जिनमें कोई अपील नहीं होती। जो प्ली गिल्टी है वो आपका 375 डील करता है। अब प्ली गिल्टी कहाँ कहाँ करता है, देखिए रिवाइज कीजिए मेरे साथ साथ। यहाँ पे आपको याद होगा सेक्शन 229 सेशन ट्रायल में जहाँ प्ली गिल्टी करता है, 241 जहाँ वारंट केस में प्ली गिल्टी है, और 252 जहाँ पे सम्मन केस में। 3 ट्रायल है यहाँ पे जो हमारे में, जहाँ पे प्ली गिल्टी होता है तो उस पर कन्विक्शन दे दिया जाता है। और इन तीनों ही केसेस में अगर गिल्टी प्ली हो गया है तो उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते, 375 ये कह रहा है। उसके बाद 376 कह रहा है कि पेटी केसेस में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 374 क्या कह रहा था, कन्विक्शन पे देयर शैल बी नो अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन
इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस कन्विक्टेड पर्सन नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? अगर हाई कोर्ट ने वो सेंटेंस पास किया नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अगर हाई, इसका भी एक चार्ट आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। चार्ट देखिए, आप खुद बनाएंगे तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि अगर हाई कोर्ट ने दे दी सज़ा, और हाई कोर्ट ने कितनी दे दी? 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये तक का फाइन, यू कैन नॉट अपील। यहीं पे अगर सेशन कोर्ट आ जाता है और सेशन कोर्ट ने दे दी 3 महीने की सज़ा और 200 रुपये तक का फाइन, या फिर दोनों, तो फिर आप नहीं कर सकते। सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दोनों। और जेएमएफसी ने दे दिया, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने दे दिया, इन दैट केस ओनली फाइन एंड समरी ट्रायल अगर हुआ है। समरी ट्रायल आप कहाँ पढ़ते हैं? 260 से लेकर 265 तक अगर समरी ट्रायल हुआ है, समरी ट्रायल में कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हो आप? 3 मंथ्स। और लेकिन अगर समरी ट्रायल 260 में हुआ और वहाँ पे सिर्फ 200 रुपये तक का फाइन है, ठीक है, तो इन दैट केस नहीं होता। और जेएमएफसी का फाइन कितना? 100 रुपये है। सेक्शन 28 और 29 के साथ कंपेयर करके एक चार्ट बनाइए और इन चीज़ों को याद कीजिए। देख क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, हाई कब आप अपील नहीं कर सकते पैटी केसेज में? हाई कोर्ट कितना? हाई कोर्ट 6 महीने 1000 रुपये फाइन। सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 3 महीने और फाइन। जेएमएफसी ओनली फाइन, ठीक है। जबकि जेएमएफसी को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बराबर माना गया है 29 में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों की अलग अलग चीज़ बताई गई हैं। ये ध्यान देने की चीज़ें हैं आपको। समरी ट्रायल में 200 रुपये तक का फाइन, यहीं से आपका एक एमसीक्यू बन जाएगा। अब 377 पे आ जाइए। 377 क्या कह रहा है आपको? 377 बता रहा है कि अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। इसको इंडेक्स बेस खाली याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि कब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है पीपी को, कि आप भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगी कि एक अपील दे दो आप, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी। कौन से ग्राउंड है? अगर कोर्ट ऑफ सेशन में सेंटेंस पास्ड बाय मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट ने पास की है तो भाई कोर्ट ऑफ सेशन में दे दो, और हाई कोर्ट में दे दो अगर किसी दूसरे कोर्ट ऑफ सेशन की हो। भाई सुपीरियर कोर्ट में तो जाएगा ना। इतना ही इसमें ध्यान रखें। 377 में एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 378 कहता है अपील इन केस ऑफ एक्विटल। इसका मैंने आपको कहा था कि चार्ट आप खुद बनाएंगे, क्योंकि ठीक है, एक्विटल वाला भी वही बात करता है। इसमें एक्विटल में देखिए स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज रीड दिस विथ 374, क्योंकि एक्विटल पे कौन करेगा? क्या एक्विटल पे हम करेंगे? जो कन्विक्ट हो गया वो करेगा? नहीं, एक्विटल पे तो भाई एग्रीव्ड कौन है? स्टेट है, स्टेट पार्टी है। तो वहाँ पे डीएम करता है। डीएम किसको बोलेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलेगा कि अपील करो भाई, अपील करो, गलत एक्विटल हो गया है। कहाँ करो? कोर्ट ऑफ सेशन में करो। अगर मैजिस्ट्रेट ने किसी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्विटल दिया है, ये भी ध्यान देना है। और स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्शन दे सकती है क्लोज बी में कि भाई देखो, यहाँ पे ऊपर वाले में क्या था? 376 में स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रही थी, यहाँ पे डीएम देगा किसको? जब कोर्ट ऑफ सेशन में करानी होगी। स्टेट गवर्नमेंट देगी जब हाई कोर्ट में करानी होगी। दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। हाई कोर्ट में अपील करानी, स्टेट गवर्नमेंट विल डायरेक्शन। कोर्ट ऑफ सेशन में करानी, डीएम विल डायरेक्शन। और डीएम को भी पावर कौन देता है? आपका डीएम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होता है। कहाँ पढ़ते हैं हम? सेक्शन 20 से लेके 23 तक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहाँ रोल में आता है? चैप्टर 8 में आता है, चैप्टर 10 में रोल में आता है। इसके अलावा वारंट में भी आता है, ठीक है। जब अदर जुरिस्डिक्शन में वारंट भेजा जाता है तब भी वो आपका रोल में आता है। सर्च में भी आता है। लेकिन जो मेन की पर्सन है ये 8, 10 और 20 से 23 तक आपका चैप्टर 2 में, ठीक है। अब 372 में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल है भाई, वो ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास हो गया और कोर्ट कुछ कर नहीं रहा, कंप्लेंट केस पे था। अब हाई कोर्ट किस तरह से ऑथराइज कर सकता है? तो विद एसएलपी स्पेशल लीव पेटिशन के थ्रू जा सकता है।
कितने समय में, अब इसकी जो लिमिटेशन बताई गई सेक्शन 5 में, यहाँ से MCQ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नो एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 4, यानी कंप्लेनेंट कब अपील नहीं कर सकता, स्पेशल लीव पेटिशन नहीं ले सकता। ऑर्डर ऑफ एक्विटल अगर इंटरटेन्ड बाय हाई कोर्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 भाई 6 महीने के बाद कंप्लेनेंट की बात नहीं सुनी जाएगी अपील के मामले में। और जहां कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट है 60 डेज है। देखिए ध्यान दीजिए, जब कंप्लेनेंट कोई आम आदमी है तो 6 मंथ और कोई पब्लिक सर्वेंट है 195 आपको ध्यान होगा। जहाँ कंप्लेनेंट रिटर्न में ही कंप्लेंट होती है एक ही जगह, यहाँ ओरल नहीं हो सकती। अदरवाइज सेक्शन 200 तो कहता है, सेक्शन 2D कहता है कि जी कंप्लेंट जो है वो रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, नॉट माय वर्ड्स, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा सिर्फ रिटर्न में की जा सकती है अंडर सेक्शन 195 एंड हियर द टाइम लिमिट फॉर SLP इज 60 डेज, 6 मंथ एंड 60 डेज। और कब से कंप्यूट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल। किसी को दोष मुक्ति के खिलाफ अगर आपको न्यायालय में अपील करनी है हाई कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन लेकर, तो 6 महीने का नॉर्मल कंप्लेनेंट के लिए, और पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 195, ये हमेशा साथ बोलने की आदत डालो कि पब्लिक सर्वेंट कंप्लेनेंट कहाँ पे होता है और सिर्फ रिटर्न में दे सकता है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट एरिया। देन 379 को इंडेक्स बेस्ड याद कर लीजिए। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस 380, ये भी इंडेक्स बेस्ड याद कर लीजिए। हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अपील पे हम किसी क्लास में आराम से चर्चा करेंगे। अब आ जाइए 384 पे। 384 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीड दिस सेक्शन विद 260 to 265। ये क्या था? दिस इज द समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में कैसे होता है? जब भी एग्जामिन किया जाता है पेटिशन ऑफ अपील को, और कॉपी ऑफ जजमेंट जो रिसीव होती है अंडर सेक्शन 382 और 383, अपीलेट कोर्ट कंसीडर दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड, इट में डिसमिस द अपील समरीली, तो वो डिसमिस कर सकता है। यानी कि बेसिक रूल है कि कोर्ट डिसमिस कर सकता है, लेकिन प्रोवाइजो है कि अगर कोई अपील प्रेजेंट नहीं की गई है, ठीक है, वो डिसमिस नहीं की जाएगी। नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 32 शैल बी, कोई अपील डिसमिस नहीं की जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी डिसमिस करेगा अपील अंडर दिस सेक्शन, कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस, कोर्ट केस के रिकॉर्ड को मंगा सकता है। फिर नेक्स्ट 384 के बाद आप आ जाइए 388 पे। बीच के जो सेक्शन हम छोड़ रहे हैं वो हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेंस के लिए उनकी एक इंपॉर्टेंस ज़रूर है। 388 जो है ये बात करता है ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू द लोअर कोर्ट। ये इंडेक्स बेस्ड पहले पूछा जा चुका 2015 में ही पंजाब जुडिशरी में। देखिए यहाँ ये बात कर रहा है कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो नीचे वाले कोर्ट में कैसे जाएगा। तो जब नीचे वाले कोर्ट को जाता है तो थ्रू CJM जाता है अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, ठीक है। हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है अपनी जजमेंट को, और जो ऑर्डर है शैल मेक सच ऑर्डर एज आर कंफर्टेबल द जजमेंट ऑफ ऑर्डर, और ये जाएगा थ्रू दी योर CJM टू दी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट को, और DM थ्रू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट को, सेंड थ्रू CJM एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट थ्रू DM। ये यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है। 389 अगेंस्ट 2 बार पूछा जा चुका है इंडेक्स बेस्ड सेम क्वेश्चन। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में 2010 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और 2009 में यूपी जुडिशरी में भी ये पूछा जा चुका है। देखिए 309 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं कन्विक्शन पे अपील आपने कर रखी है और अपील जब वहाँ पे हुई, तो अपीलेट कोर्ट जो है यहाँ पे क्या कह सकता है कि उसे रिलीज कर दिया जाए, आइदर ऑन बेल और बॉन्ड, या तो बेल पर या बॉन्ड पर कर दिया जाए। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे कोई रिटर्न में एक आर्गूमेंट दे सकता है कि उसे ना छोड़ा जाए। यानी कि 389 बेसिक रूल की बात करता है कि जब आदमी कन्फाइनमेंट में है, भाई जेल में है, तो कोर्ट कैन ऑर्डर आफ्टर द अपील कि उसको बेल पे छोड़ दो या उसकी बॉन्ड पे छोड़ दिया जाए, जब तक अपील डिसाइड नहीं करते। लेकिन अगर वहाँ पे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ से या 10 ईयर्स से मिनिमम पनिशमेंट से पनिशेबल है, इन दैट केस ओनली
पब्लिक प्रोसिक्यूटर राइटिंग में वहाँ पे क्या कर सकता है, आपका ऑब्जेक्शन कर सकता है। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका सबसेक्शन 3। ये कहता है कि भाई जब कन्विक्टेड पर्सन जो है, अगर वो सेटिस्फाई हो गया कोर्ट वहाँ पे कि वो कन्विक्टेड है और उसने अपील प्रेजेंट कर दी, तो इन दैट केस अगर वो व्यक्ति बेल पर है और उसको जो सेंटेंस मिला है दैट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट नहीं मिला है, या फिर जहाँ पे ऑफेंस जिसके लिए उसे कन्विक्ट किया गया वो बेलेबल है, इस कंडीशन में क्या है, कन्विक्टेड पर्सन टू बी रिलीज ऑन बेल, यानी जब अपराध की श्रेणी इसमें आती है तो उसको रिलीज किया जा सकता है। उसके बाद 390 कहता है कि अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल। अब अपील प्रेजेंट की गई अंडर सेक्शन 378। 378 एक्विटल पे बात करता है और 374 आपका कन्विक्शन पे बात करता है। दो आपके की सेक्शन है अपील के। अगर किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया एक्विटल पे, तो वहाँ पे जब हाई कोर्ट के सामने अपील जाएगी तो हाई कोर्ट एक वारंट इशू कर सकता है कि भाई उसको अरेस्ट करो, क्योंकि एक्विट हो गया तो जेल में तो होगा नहीं, उसे रिलीज कर दिया कोर्ट ने, तो उसे वहाँ पे वापस अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू किया जा सकता है। नाउ 394 देखते हैं कि अपील अबेट कब होती है। देखिए 377 और 378 जब यहाँ पे अपील फाइनली कब अबेट होती है, डेथ ऑफ द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड की डेथ हो जाती है। एक्विटल के खिलाफ आपने की जी गलत छोड़ दिया उसको सजा दो, किसको सजा दें भाई, एक्यूज तो मर गया, ही इज़ नो मोर, अबेट हो जाएगी। सेकेंड थिंग क्या है कि जो दूसरी अपील है, एक्सेप्ट एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फाइन, फाइन वाली को छोड़े, क्योंकि फाइन वाली अबेट नहीं होती भाई, फाइन वाली में तो उसकी प्रॉपर्टी से लिया जाएगा। सेल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ एपिलेंट। अब एपिलेंट की डेथ हो गई, एक्सेप्ट कन्विक्शन, ये एक्विटल पे था, कन्विक्शन पे है, एपिलेंट की डेथ हो गई, बस अब कोई रहा ही नहीं करने वाला। इसमें प्रोवाइड जो है कि जहाँ पे अपील की जाती है और वहाँ उसकी डेथ ड्यूरिंग पेंडेंसी हो जाती है, तो अपील को जो नियर रिलेटिव हैं वो कोर्ट की परमिशन से विद इन 30 डेज, जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर है वो आपका 30 डेज है। कौन, नियर रिलेटिव विद द लीव ऑफ कोर्ट। अब नियर रिलेटिव, ये क्वेश्चन पहले एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि नियर रिलेटिव में कौन आते हैं, पेरेंट्स, स्पाउस, लीनियल डिसेंडेंट, ब्रदर्स एंड सिस्टर। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये अपील का चैप्टर खत्म हो जाता है। अब 395 से 405 तक, 395 टू 405 हम रेफरेंस और रिवीजन की बात करते हैं। सीपीसी में जब हम ये बात करते हैं तो सीपीसी में सेक्शन कहाँ से कहाँ, 113 टू 115 रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन की बात करते हैं। लेकिन आप देखा होगा कि यहाँ पे रिव्यू नहीं है। रिव्यू नहीं है तो मतलब क्रिमिनल केसेस में रिव्यू नहीं होता है। रेफरेंस का मतलब क्या है कि जब भी कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि जो कोई केस पेंडिंग है इसके सामने, उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, किसी एक्ट की वैलिडिटी, किसी रूल रेगुलेशन की वैलिडिटी है और उसको डिटरमाइन करना जरूरी है, तभी केस का डिस्पोजल होगा। तो उनके प्रोविज़न में तब उस केस को भेज दिया जाता है किसके पास, हाई कोर्ट के पास, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट इस पे डिसीजन नहीं देगा उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, या सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, तब तक आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, अगर उनको सही लगता है और उनके सामने कोई केस पेंडिंग है तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसको हाई कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ जो अराइज हो रहा है उसके लिए केस को रेफर कर सकते हैं। होता ना कि आप किसी एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि यार मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, मैं आपको रेफर कर देता हूँ पीजीआई में, पीजीआई बड़ा हॉस्पिटल, रोहतक वाला, चंडीगढ़ वाला, जहाँ भी हो, यानी कि रेफरेंस हमेशा किया जाता है बाय दैट कोर्ट टू दी हाई कोर्ट। आप समझ गए। बाकी डिटेल में इसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, आपको देख लीजिएगा, लेकिन मोटा मोटी आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये रेफरल दिया जाता है नीचे वाली कोर्ट को के द्वारा, वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, ठीक है, या क्वेश्चन रिलेटेड टू सम ऑर्डिनेंस और एक्ट की वैलिडिटी के बारे में हो।
अब 396 कहता है कि डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। भाई जो आपने 395 में रेफरल किया है, ठीक है, रेफरेंस लेने के बाद जब कोर्ट हाई कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देगा तो यहाँ पे उस केस का डिसीजन जो डिस्पोजल किया जाएगा, ठीक है। जैसा हाई कोर्ट ने बताया उस तरह से करेंगे। उसकी कॉपी जो है वो कोर्ट को भेज दी जाती, जिसने रेफरेंस किया था कि आपने जो पूछा हमने वो बता दिया हाई कोर्ट ने। अब आगे से क्या है, हाई कोर्ट यहाँ ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि उस रेफरेंस का जो कॉस्ट है वो किसके द्वारा पेश किया जाए। एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट, ये कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट करेगा। अब आता है 397 कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड्स टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन। अब यहाँ पर रिवीजन की जब बात आ जाती है तो देखिए रिवीजन क्या होता है कि हाई कोर्ट या सेशन जज ये किसी भी केस को, जो इसके नीचे सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, इन्फीरियर क्रिमिनल कोर्ट्स हैं जो उनके लोकल जुरिडिक्शन में आते हैं, अगर उनको लगता है कि किसी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, समथिंग इज नॉट एज पर लॉ, तो उसकी करेक्टनेस, लीगलिटी या प्रॉपरिटी के लिए उसको अपने पास मंगा सकते हैं। और उसे जब मंगाएंगे तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि क्या एग्जीक्यूट कराना है, वहाँ पे सेंटेंस करानी है, कोई ऑर्डर सस्पेंड करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि जब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, रिवीजन कौन करेगा, हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, सेशन जज और हाई कोर्ट, और रेफरेंस जाता है हमेशा हाई कोर्ट को ही। तो 397 आपका ये एमसीक्यू से भी इंडेक्स बेस्ड भी इंपॉर्टेंट है और इसका थोड़ा सा जिस्ट आपको आइडिया होना चाहिए। फिर आ जाइए सीधा 399 पे, सेशन जज की पावर क्या है रिवीजन की। देखिए सेशन जज की पावर क्या है कि जब भी कोई प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड है जो सेशन जज ने मंगाया है, तो सेशन जज वहाँ पे वो सारी की सारी पावर एक्सरसाइज कर सकता है जो हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है। हाई कोर्ट कहाँ करेगा, 401 में करेगा। ऑलवेज रीड दीज सेक्शन टुगेदर, 399 एंड 401। हाई कोर्ट क्या करेगा, भाई हाई कोर्ट भी अगर किसी को रिवीजन में अपने पास मंगाता है तो वो क्या पावर्स इस्तेमाल करता है, वही पावर आपका सेशन कोर्ट भी इस्तेमाल करेगा। ये दोनों के दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे रेफरेंस रिवीजन में इतना ही है। देन आ जाते हैं आपके 406 पे, जो चैप्टर 31 बात करता है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस की। सीपीसी में देखिए जब भी आप ऐसी चीज़ लिखते हैं तो दूसरे रिलीवेंट लॉ का वहाँ पे आपको एक्ट लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे कि सीपीसी में सेक्शन 22 से लेकर के 25 तक ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स की बात की गई है। 22 ट्रांसफ़र ऑफ सूट की बात करता है, 23 किस कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, 24 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, 25 सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की बात करता है। देखिए अब जब भी आप कोरिलेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये कोरिलेशन वाला मेथड कैसा लगता है। और मेरी आप सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल चैनल को शेयर नहीं करते हैं, वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से चीज़ें आपके लिए लेकर आता हूँ, जितने मैं चीज़ें आपसे डिस्कस किया हूँ ये सारे डिफरेंट स्टेट जुडिशरी में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, हरियाणा जुडिशरी में पहले पूछे जा चुके हैं। देखिए जिस मान लीजिए एक पर्टिकुलर सेक्शन से 406 से अगर मैं कहूँ कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो हो सकता है पहले इंडेक्स बेस पूछा गया हो और इस बार पूछ ले कहाँ से, आपका सब सेक्शन 2 से पूछ लीजिए, बिकॉज सब सेक्शन 2 इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से पूछ सकता है ना। तो भाई वीडियो को काइंडली शेयर कर दो यार, एटलीस्ट एक बार तो किसी के व्यूज़ 1000 तक पहुँचा दो आप, इससे बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे एमके लीगल शिक्षा के जो मेंबर्स हैं वो इस टारगेट को जरूर अचीव कर लेंगे। चलिए क्रिमिनल केसेस में पावर की बात करते हैं। तो जो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो 406 में है और हाई कोर्ट 407 में है। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होती है उसमें इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया or a party interested, and every such application shall be made by motion which shall accept when the applicant is Attorney General of India or Advocate General of State be supported by affidavit। यानी कि सिर्फ आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, या आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट
अगर ये वहाँ पे देते हैं, इनकी एप्लीकेशन वहाँ पे जाती है, किसके लिए? ट्रांसफ़र के लिए, तो एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी वहाँ पे जाती है तो पार्टी को एफिडेविट भी देना पड़ेगा साथ में। दिस इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का। मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरा 6 सेंस कहता है कि 100% पूछा ही जाएगा। एफिडेविट वाली बात याद रखें, कौन दे सकता है, किसकी एप्लीकेशन पे होगा, ये जरूर याद रखें। अभी 407 कहता है कि पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू ट्रांसफर द केस। 406 में आपने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट की पावर। 407 कहता है कि जब भी हाई कोर्ट को लगता है कोई फेयर या इम्पार्शियल इंक्वायरी ट्रायल कैन नॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू हिम, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज टू विटनेस। ये जो लाइन है ना, जब आप सेक्शन 9 और 10 पढ़ते हो सेशन कोर्ट, तो सेक्शन 9 भी ये बात कहता है कि सीटिंग कहाँ पे होगी सेशन कोर्ट की। तो सेशन कोर्ट की जो सीटिंग है सेशन डिवीजन में एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेस होती है। देखिए कहाँ से लिंक हो गया है। ठीक है, जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, केस ट्रांसफर करने का। और जो हाई कोर्ट है ये या तो रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट पे या पार्टी की एप्लीकेशन पे या फिर सुओ मोटू। देखिए सुप्रीम कोर्ट में था एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड पार्टी, और यहाँ पे कौन है? या तो लोअर कोर्ट की रिपोर्ट है या पार्टी की एप्लीकेशन है या सुओ मोटू है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इतना आपसे पूछा जा सकता है। Every application of an order shall be made by motion which shall except when the, देखिए यहाँ भी अगर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ने दी है, सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफ देगा, लेकिन हाई कोर्ट में देगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अगर उन्होंने दी है तो एफिडेविट नहीं लगाना है, अदरवाइज एफिडेविट लगाना है। ये सेम क्लॉज है यहाँ पे। नाउ 408 में क्या इंपॉर्टेंट है आपका? ये सेशन कोर्ट की पावर की बात करता है। 406 सुप्रीम कोर्ट, 407 मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, 406 सुप्रीम कोर्ट की पावर, 407 हाई कोर्ट की पावर, 408 कोर्ट ऑफ सेशन की, सेशन जज की पावर है टू ट्रांसफर द केसेस एंड अपील। सेशन जज यहाँ पे क्या है? या तो लोअर कोर्ट की रिपोर्ट पे या पार्टी की एप्लीकेशन पे या सुओ मोटो ले सकता है। लेकिन जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका सब सेक्शन 3 में। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 9 ऑफ 407 यानी कि हाई कोर्ट्स के, वो भी यहाँ पे अप्लाई होंगे सेशन जज के मामले में। दे अप्लाई इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट फॉर ऑर्डर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 407 एक्सेप्ट दैट सब सेक्शन 7 दैट सेक्शन shall so apply as if for the words 1000 rupees occurring these words 2250 rupees। अब जब आप यहाँ पढ़ते तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लिखा गया था such sum not exceeding 1000 rupees। ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेशन बनाई गई है हाई कोर्ट उसको डिसमिस कर सकता है अगर उसके ओपिनियन में वो फ्रीवलेस है, वैक्सियस है, और एप्लीकेंट को उसमें वहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको, जिस पर्सन के खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी थी, यानी कि उस पर कॉस्ट डाला जा सकता है 1000 रुपीज़ तक का। ये आपका जो कोर्ट ऑफ सेशन है, सेशन जज यहाँ पे कितना डाल सकते हैं? ये डाल सकते हैं 250 रुपीज़ का। 409 विड्रॉल की बात करता है। रीड दिस सेक्शन विद सेक्शन 321 विड्रॉल ऑफ केस एंड अपील बाय सेशन जज। ठीक है, ये इतना याद रखिए। कभी कभी क्या देखिए, सेशन जज इज द पर्सन हु इज गिविंग द बिजनेस टू द एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। तो वहाँ पे अगर मान लो कोई भी ऐसा केस है तो वो किसी से भी विड्रॉ कर सकता है, किसी और को दे सकता है, या तो किसी सीजीएम के पास हो, चाहे उसके सबऑर्डिनेट इंफीरियर जितनी भी कोर्ट हैं सभी में। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका 410, ये भी इंडेक्स बेस्ड है, बस इसको एक बार इंडेक्स बेस्ड याद रख लीजिएगा। विड्रॉल ऑफ केस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट।
जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास सिर्फ विड्रॉल की बात है, लेकिन यहाँ पे सीजीएम विड्रॉल कर सकता है। ये 409 का बिल्कुल साइमल्टेनियस सेम सेक्शन है, साथ साथ पढ़ेंगे तो आप इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो 192 में केस मेक ओवर किए जाते हैं, मेक ओवर कब होते हैं, जब कोई भी जेएमएफसी नीचे से जेएमएससी को कोई केस दे दे, सीजेएम नीचे में से इनमें दोनों में से किसी को दे दे, तो इसको मेक ओवर करना बोलते हैं। और जो सेशन कोर्ट को जाता है उसको कमिटल बोलते हैं, जो 209 में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब मेक ओवर किया गया तो उस केस को वापस बुलाया जा सकता है। दिस मच इज द इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर फॉर द प्री एग्जाम। नाउ वी कम टू द एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। भाई आपने एफआईआर लिखवाई, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गया, पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो गई, मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, प्रोसिक्यूशन के विटनेस लिए गए, डिफेंस एक्यूज को एग्जामिन किया गया, डिफेंस के लिए गए और जजमेंट प्रोनाउंस कर दी गई। नाउ देयर इज द टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट सेंटेंस विच इज अवॉर्डेड इन द जजमेंट। सो 413, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग अलग चीज़ें, कितने टाइप की आप किसी को दे सकते हो। आइदर यू गिव डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस। देखो आप जब सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी पढ़ते हो तो वहाँ पनिशमेंट बताई गई टोटल 5 टाइप की। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि अगर डेथ सेंटेंस है तो कैसे एग्जीक्यूट होगी, इन केस इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, सिर्फ सज़ा दी गई है तो कैसे होगी, और अगर फाइन है तो फाइन कैसे लिया जाएगा। तो 1, 2 और 3 कंडीशंस यहाँ पे टोटल हैं जिनको आप इसके अंदर पढ़ते हो। फिर कुछ जनरल प्रोविजंस भी दिए गए हैं यहाँ पे, और ये आपका कहाँ तक जाता है, ये यहाँ से जाएगा 413 से लेकर के अप टू 435 तक, 413 से 435 तक। अब सबसे पहले डेथ सेंटेंस का देखते हैं। देखिए डेथ सेंटेंस दे कौन सकता है, हमें सेक्शन 28 बताता है कि डेथ सेंटेंस सिर्फ हाई कोर्ट या फिर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये लोग दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन अंडर सेक्शन 366 टू 371 बाई हाई कोर्ट। यही लोग जो डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, इससे नीचे तो कोई दे ही नहीं सकता। अब 368 में क्या है, जब 366 में सेशन कोर्ट ने कन्फर्मेशन के लिए भेजा हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट की पावर है 368 में कि सेशन कोर्ट ने जो डेथ पनिशमेंट दिया है, जो डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया है सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज ने, उसको वो कन्फर्म करे, कन्वर्ट कर दे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, रिड्यूस कर दे, कैंसिल कर दे। ये सारी पावर 368 की है। 368 आर द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट विच इट यूज अंडर दी 366 में जो उसके पास भेजा गया सेशन कोर्ट के द्वारा। तो जब भी केस सबमिट होता है अंडर सेक्शन 366 सबमिट होगा। हाई कोर्ट क्या करेगा, कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस के लिए कोर्ट ऑफ सेशन रिसीव द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन और अदर ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, इट शैल कॉज सच ऑर्डर कैरी टू इफेक्ट बाय इशूइंग ए वारंट और टेकिंग सच अदर स्टेप एज नेसेसरी। अब देखिए 366 के साथ 366 में आपने एप्लीकेशन भेजा, 368 में कोर्ट ने कंफर्म किया तो वापस एक ऑर्डर भेज देगा और 413 वहाँ पर रोल में आ जाता है। ये एक चार्ट बना लीजिए अपने बगल में। 366 में कोर्ट ऑफ सेशन ने कंफर्मेशन के लिए भेज दिया, 368 में कोर्ट ने कंफर्म किया या कोई दूसरा ऑर्डर दिया। अगर कंफर्म किया तो 413 में वारंट एग्जीक्यूट करेगा कौन, कोर्ट ऑफ सेशन, या ऐसी डायरेक्शन उसमें दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, और भी वो उसको फांसी दिलवा देगा। जब 414 जो बात करता है 414, ये कहता है कि जब डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट ने पास की है, सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन, देखिए ये बिल्कुल हायरार्की है। 28 ने बताया कि कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दे सकते हैं, तो पहले 413 उन्हीं की बात करता है। फिर बात करता है हाई कोर्ट ने, जब हाई कोर्ट ने पास की है, ठीक है, चाहे उसने अपील में की हो, रिवीजन में की हो, तो कोर्ट ऑफ सेशन सेल ऑन रिसीविंग, तो भी हाई कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन के जब अपील या रिवीजन में किया गया है तो कोर्ट ऑफ सेशन को क्या करेगा, एक ऑर्डर भेजेगा कि उस सेंटेंस को आप वारंट इशू कर दो। डेथ वारंट इशू होता है इस चीज़ के लिए,
जेलर उसके लिए सारे अरेंजमेंट करता है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, टाइम निर्धारित होता है, एंड हैंग टिल डेथ। ठीक है। अब पोस्टपोनमेंट की बात आती है। नाना पाटेकर को फांसी होने ही वाली थी कि तभी एक वकील अपने कागजात हाथ में लेकर आ गया और बोला कि इनकी फांसी रोक दी जाए। सुना ना आपने मूवीज में ऐसा। ठीक है, सब कीड़े मकोड़े हैं इधर ही। नाना पाटेकर मुझसे उन जैसी मिमिक्री तो नहीं होती बट देखिए, मूवीज आप जो भी देखते हैं, टीवी पे कुछ देखते हैं, न्यूज़ में कुछ सुनते हैं, ऑलवेज ट्राई टू कोरिलेट दोज इवेंट विद योर लॉ। अपने हर चीज़ में कानून को जीने लग जाओ, कानून आपको आसान लगने लगेगा। चलिए, वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड और कन्फर्म बाय हाई कोर्ट। ठीक है, द पर्सन सेंटेंस मेक्स एन एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 132। अभी आर्टिकल 132 क्या आ गया यहाँ पे? आर्टिकल 132 यहाँ पे बात करता है कि जब अपीलेट जुरिस्डिक्शन किसका, सुप्रीम कोर्ट का, जो हाई कोर्ट से अपील आती है सर्टेन केसेस में, या फिर सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 1, यानी कि एक सर्टिफिकेट इशू करता है। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील करनी होती है तो एक सर्टिफिकेट इशू करता है हाई कोर्ट, और वो अपील जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में। क्रिमिनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट का जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 134 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हाई कोर्ट इफ सर्टिफिकेट इज ग्रांट ऑन सच एप्लीकेशन, अगर हाई कोर्ट ने वो सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया है, एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है कि आप भाई अपील कर सकते हो, अगर नहीं करे तो आप एसएलपी में जा सकते हो। अनटिल द पीरियड अलाउड प्रेफरिंग एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट और ऑन सच सर्टिफिकेट हैज एक्सपायर्ड। भाई जब तक आप अपील का जो समय है आपके पास, या तो अपील कर दो जाके, अपील नहीं करोगे तो तब तक के लिए वो, जब तक सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है तब तक के लिए पोस्टपोन हो जाएगी। मान लीजिए 10 तारीख को फांसी देनी थी, सर्टिफिकेट इशू हुआ और अगले महीने की 18 तारीख तक अपील कर सकता है, तो इन दैट केस क्या होगा, तब तक पोस्टपोन हो जाएगी। और जहाँ पे डेथ सेंटेंस इज पास्ड और कन्फर्म बाय हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट सेटिस्फाई है द पर्सन सेंटेंस इंटेंड टू प्रेजेंट अ पेटिशन टू सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पे स्पेशल लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 136। 136 क्या आता है? स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस टू बी पोस्टपोन फॉर सच पीरियड एज इट कंसिडर सफिशिएंट टू इनेबल हिम टू प्रेजेंट सच पेटिशन। मैं जितना समय न्यायालय को उचित लगता है। तो देखो आपने क्या क्या सीखा। आर्टिकल 136 जो कि बात करता है स्पेशल लीव पेटिशन की। ठीक है, जब स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट में जाती है। 134 क्या है? क्रिमिनल मैटर्स में अपीलेट जुरिस्डिक्शन, और 132 था सर्टेन केसेस में अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आप साथ साथ ना जब भी कोई दूसरा चीज़ें मिलती हैं तो उनको भी कोरिलेट करके सीख लें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा, और ये एमसीक्यू आएगा ही आएगा, चाहे राजस्थान में आए हरियाणा में आए। देख लेना आप, अगर कोई वुमेन है उसको डेथ सेंटेंस कर दी और वो प्रेग्नेंट मिली, इन दैट केस हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस। सेल वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और भैया डेथ सेंटेंस दे दिया, आपने पता लगा कि ये तो प्रेग्नेंट है, यू कैन नॉट टेक द लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड हु इज इन हर वोम। भाई जो बच्चा आया ही नहीं दुनिया में उसकी जान नहीं ले सकते आप। फांसी सजा किसको दी गई है? महिला को दी गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 416 में है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब आते हैं इम्प्रिजनमेंट पे। इम्प्रिजनमेंट में क्या होगा, इस पे मैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ कि इस चैप्टर से डेथ सेंटेंस से तो क्वेश्चन बन ही जाता है कभी ना कभी। इसको इंडेक्स बेस याद रखिएगा। पावर टू अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, भाई पूछ सकता है ना कि इम्प्रिजनमेंट मिल गई, किस जगह पे उसको सजा में रखा जाएगा? तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रोल में आती है। ठीक है, कि कौन सी जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा भाई? जो आपके डिस्ट्रिक्ट जेल होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट जेल होगा। अब जिस कोर्ट ऑफ सेशन ने किया तो वो उसके उसमें रखा जाएगा।
या फिर स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, या तो लॉ ने डिफाइन कर रखा हो, कोई पर्टिकुलर लॉ हो उस टाइम पे, अदरवाइज आपकी स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड। तो यहाँ हाई कोर्ट पूछ लेता, वो आपको क्या देगा कि प्लेस डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट कंफ्यूज करने के लिए इसको ध्यान देना आप। सब सेक्शन 2 कहता है कि इफ एनी पर्सन लाइबल टू बी इम्प्रिजन और कमिटेड टू कस्टडी अंडर दिस कोड इज इन कन्फाइनमेंट इन अ सिविल जेल, अगर वो सिविल जेल में है तो वो कहेगा पर्सन बी रिमूव टू अ क्रिमिनल जेल, भाई वहाँ से निकालो और क्रिमिनल जेल में भेजो उसको। सिविल जेल में कब जाता है? मेंटेनेंस के केसेस में, सिविल केसेस में। सीआरपीसी में भी जब आप किसी को मेंटेनेंस नहीं देते तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द नॉन पेमेंट ऑफ दैट यू हैव टू गो टू द कोर्ट, कि वो नहीं दे रहा भाई, तो इसमें उसको 1 महीने तक की सजा दी जा सकती है, और वो सजा सिविल जेल में होती है। ठीक है। उसके बाद आपका 4118 एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर जब किसी को एलआई मिलती है, ठीक है, या कोई ऐसा केस है जो कि 413 में नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या है, एक वारंट जाता है जेल में, जेलर के पास एक वारंट जाता है कि इस व्यक्ति को यहाँ रखा जाए। और अगर वो वहाँ पे ऑलरेडी है तो भी एक वारंट जाता है, और उसमें बताया जाता है कि जब बिना अंडर ट्रायल जो कैदी होते हैं उनको हवालाती कहते हैं। ठीक है, दे आर अंडर कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी वर्ड जो हम यूज करते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में है, ना कि जेल में है। लेकिन जब सेंटेंस एग्जीक्यूट हो जाती है तो दे बिकम इन जेल, कैदी बन जाते हैं वो। जो जुडिशियल कस्टडी में हवालाती होते हैं उनसे आप हफ्ते में 2 बार मिल सकते हो, हरियाणा के रूल बता रहा हूँ आपको। और जो कैदी होते हैं उनसे वीक में 1 बार मिल सकते हो, उनके रिलेटिव वगैरह जो भी। टोटल 10 लोगों के नाम दिए जाते हैं, उनमें से ही जिनके नाम कंप्यूटर में ऑलरेडी विद आधार कार्ड रहते हैं वही लोग मिल सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका 425। एक बार 421 को इंडेक्स बेस देख लीजिएगा, इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। 425 कहता है कि हु मे इशू वारंट, ये एमसीक्यू पहले पूछा जा चुका है। हु मे इशू वारंट, एवरी वारंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस मे बी इशूड ईदर बाय जज और मैजिस्ट्रेट हु पास द सेंटेंस और बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। सेक्शन 35 सक्सेसर की पावर बताता है। देखिए कहाँ से सेक्शन निकल के आया, सेक्शन 35 सीआरपीसी। और वो जज और मैजिस्ट्रेट जिसने सेंटेंस पास की वही वारंट भी इशू कर सकता है। अब इसके आगे आप सीधे आ जाइए 427 पे। सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस, भाई एक आदमी ऑलरेडी जेल में है, अब उसको दोबारा करना है। इसको पढ़ना चाहिए आपको, रीड विद सेक्शन 31। देखिए ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हालांकि हम प्री की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल बात समझ लीजिए यहाँ पे। 31 कहता है जब किसी एक ही पर्सन को 1 ट्रायल में फॉर मोर देन 1 ऑफेंस ट्राई किया जा रहा है, मोर देन 1 ऑफेंस ट्राई किया जा रहा है, तो उसकी कैसे चलेंगी, कॉन्जिक्यूटिव चलेंगी, ठीक है, या कनकरंट चलेंगी। कॉन्जिक्यूटिव होता है एक के बाद एक, यानी कि पहले ये सज़ा ख़त्म करो 2 साल की, उसके बाद फिर आप 6 महीने की ये सज़ा ख़त्म करो, उसके बाद फिर आपकी 2 साल की जो भी है ये, इस तरह से एक के बाद एक। लेकिन अगर कनकरेंट होती तो 2 साल 6 महीने 2 साल, पूरे 2 साल में ही वो बाहर हो जाता, और यहाँ पे उसको 4.5 साल लग जाएंगे बाहर आने में। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, मान लीजिए मल्टीपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 4 मर्डर कर रखे हैं, 4 LI मिल गई उसको, समझिएगा मेरी बात को, अपना ध्यान 2 मिनट के लिए भी तो उधर ना ले जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर अपना ध्यान इधर उधर नहीं ले जाना, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है मल्टीपल ऑफेंसेस में और उसका ट्रायल एक साथ चलाया आपने, तो कन्विक्शन का जो रिकॉर्ड होगा वो एक जजमेंट में होगा। तो अब आप यहाँ कहेंगे कि वो तो कंजिक्यूटिव चलनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 31 का बेसिक रूल ये, इफ कोर्ट इज साइलेंट इन इट्स डिसीजन कि वो कंकरेंट है कि कंजिक्यूटिव हो, तो बेसिक रूल है कि वो कंजिक्यूटिव होंगी। लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए 427 सब सेक्शन 2 ने क्लियर कर दिया है। भाई आप एक चीज़ बताइए ना, प्रैक्टिकली सोचिए, एक LI यहाँ से यहाँ तक बंदे ने कवर कर ली, दूसरी LI यहाँ से यहाँ तक आएगी अगर आप कंजिक्यूटिव देंगे तो। भाई एक जीवन तो आप ले चुके हो,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल नहीं, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दिए। सेक्शन 57 CRPC IPC पढ़िए आप, 20 साल नहीं है, अप टू दी डेथ है। तो भाई यहाँ बंदा मर जाता है, उसकी एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाती है। दूसरी के लिए कहाँ से लाएंगे? ऊपर से दोबारा पकड़ के लाएंगे उसको। पुनर्जन्म में मिली थी सजा, दोबारा जन्म में फिर देंगे, 4 जन्म लग जाएंगे इसको, अगर 4 दी हैं तो आपने यहाँ पे। तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए एक्सप्रेसली हमारे पास ये चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान देना आपको, क्योंकि इसका क्या है ना, ये कई बार आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दे लेना, इसके लिए केस बता रहा हूँ मैं आपको, मुथु रामालिंगम वर्सेस स्टेट 2016 का केस है, नोट डाउन कर लीजिए। 427 सबसेक्शन 2। यहाँ 5 जजेस बेंच बैठी थी, और 5 जजेस बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो सकती। दे विल बी कंकरेंट बिकॉज देर इज एक्सप्रेस स्टैट्यूट एक्सप्रेस लॉ प्रोविजन अंडर सेक्शन 427 सबसेक्शन 2। तो आपका सेक्शन 13 और ये क्लियर हो। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट में घुस गए थे। अब प्री में भी थोड़े वीडियो लंबे इसलिए हो जाते हैं कि हम बात करते करते ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, ठीक है। 428 ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि डिफ़ॉल्ट ऑफ जो फाइन है उसमें आपने कहा कि सेक्शन 30 के साथ इसको पढ़ना कि 1/4 मिलनी चाहिए मैक्सिमम की। भाई मैक्सिमम का 1/4 मिलना चाहिए, तो अगर क्या वो सेट ऑफ होगा अगर वो ऑलरेडी सज़ा काट चुका है? देखिए, जब भी एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन दिया जाता है और ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू ए इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट बीइंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन, तो पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है, जो उसमें वो अंडरगोन गया है, वो क्या रहेगा, वो सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो सेट ऑफ हो जाएगा, बट नॉट बीइंग इम्प्रिजनमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, वो सेट ऑफ नहीं होता है। डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट का जो 1/4 है वो सेट ऑफ नहीं होगा। ये क्वेश्चन यहाँ बनता है, ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। नॉट बीइंग इम्प्रिजनमेंट फॉर डिफॉल्ट ऑफ फाइन 1978 से पहले होता था, 1978 के बाद नहीं होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो 2005 में ऐड किया गया, और ये कहता है कि प्रोवाइडेड इन केस रेफर्ड इन सेक्शन 433A। 433A में अगर कोई ऐसा केस आता है, ये आता है, रिस्ट्रिक्शन है 433 में ए में कि पावर ऑफ रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सर्टेन केस, जो 54, 55 में आप पढ़ते हो। 55A में कहाँ पे? IPC में कम्यूटेशन ऑफ वो बाई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई उसका ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ठीक है। नहीं तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी को भी छोड़ देगी। सच पीरियड ऑफ डिटेंशन शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द पीरियड ऑफ 14 ईयर्स रेफर्ड इन दैट सेक्शन। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हमने देखा था ना कि 14 ईयर्स तक सेट ऑफ कर सकते हैं, तो 14 साल तक वो सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, सीधे आ जाइए आप सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन पे। 432 कहता है यहाँ पे कि पावर टू सस्पेंड और रिमिट द सेंटेंस। सबसे पहले तो ये इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन है इंडेक्स बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी पर्सन को हैज़ बीन सेंटेंस टू पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, तो कौन कर सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। 55A ऑफ CRPC, 55A ऑफ IPC, सॉरी IPC का 55A आपको बताता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, इसकी डेफिनेशन वहाँ मिल जाएगी। इसके लिए आप सेक्शन जरूर पढ़ेगा 54 और 55 एंड 55A ऑफ IPC, ये जरूर पढ़ना, आपको एक नज़र जरूर मारिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इसकी, कि पावर टू कम्यूट द सेंटेंस, यहाँ भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। कहाँ डिफाइन है? 55A ऑफ IPC में डिफाइन है। विदाउट द कंसेंट ऑफ पर्सन, पर्सन की कंसेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो 54 और 55 IPC में बताया गया है उसका प्रोसीजर यहाँ 432 और 433 में मिलेगा आपको, कि डेथ सेंटेंस को फॉर एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय IPC
सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, LI को 14 साल से ज़्यादा नहीं। सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट टू सिंपल, RI को किसमें कन्वर्ट करते हो, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। ए सेंटेंस ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर फाइन, सिंपल है तो उसको फाइन में कर सकते हो, तो उसका प्रोसीजर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप आ जाइए सीधा सा, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका माय डियर फ्रेंड्स, जो बी है ये आपसे पहले पूछा जा चुका है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाइए आप सीधा 436 पे, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड। अभी तक अपील की बात कर रहे थे, अभी बेल और बॉन्ड की बात कर लेते हैं। देखिए 436 जो बात करता है कि किन केसेस में बेल ली जा सकती है, यानी कि ये आपका बेलेबल ऑफेंस की बात करता है। किसकी बात करता है, बेलेबल ऑफेंस की 436। और 437 जो बात करता है नॉन बेलेबल की बात करता है। अब 436A जो है इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या आ जाती है कि 436A ये बताता है कि किसी को आप कितने टाइम के लिए रख सकते हो अंडर ट्रायल प्रिजनर को। इसकी ज़रूरत क्यों आई हमें, ये 2005 में इंसर्ट किया गया। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि किसी ने को थेफ्ट के लिए आपने जेल में डाल रखा है। मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर 379 कैन बी 3 ईयर्स, और यहाँ पे उसका आपने 3 साल तक इन्वेस्टिगेशन ही पूरा नहीं किया। 167 कहता है कि 90 डेज में और 60 डेज में अगर आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती है, तो डिफ़ॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है। तो क्या उसको कोर्ट अपने आप छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा अपने आप, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बेल की, बॉन्ड देना पड़ेगा। अब कहता है कि जी ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट बेल नहीं देता, उस टाइम नहीं लेता, तो कब कब उसको मिलता है? देखिए जब उसका 1/2 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो जाता है ना, तब भी उसको कोर्ट जो है बॉन्ड पर छोड़ सकता है, चाहे वो विद श्योरिटी या विदाउट, बॉन्ड पे छोड़ सकता है। और अगर मैक्सिमम पीरियड जो दे रखा आपने उसके बाद तो उसको रखना नहीं है। कोई भी पर्सन डिटेन, ये हुसैन आरा खातून वाला जो केस था बिहार का, जिसमें एडवोकेट निवेदिता जी ने इसमें फाइल किया था और जस्टिस PN भगवती साहब थे, बहुत इंपॉर्टेंट केस, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है, तो उसका बहुत गहरा रोल था। अब इसने बता दिया कि नॉट बीइंग एन ऑफेंस फॉर विच पनिशमेंट ऑफ डेथ है। भाई अगर पनिशमेंट ऑफ डेथ है तो उस केस में तो नहीं, उसका 1/4 कैसे निकालोगे आप, 1/3। तो ये कह रहा है कि जब कोई भी है वहाँ पे है तो अंडरगोन डिटेंशन एक्सीडिंग अप टू 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर दैट लॉ ही शैल बी रिलीज्ड बाय कोर्ट ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड। देखिए 167 में तो है 90 डेज और 60 डेज में बेल, 1/3 के बाद है 436A में पर्सनल बॉन्ड। और कहता है कि अगर भाई ऐसा हो जाए कि उसने क्या करना है, देखो यहाँ इसने क्लियरली लिख दिया है कि फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 1/2 ऑफ द सेड पीरियड रिलीज हिम ऑन बेल इंस्टेड ऑफ पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई रीजन देता है रिकॉर्डिंग में तो, और अगर पूरा ही कर लिया है, मान लीजिए अभी मैक्सिमम पीरियड आपने कर लिया है, तो नो सच पर्सन शैल बी इन एनी केस डिटेन। हुसैन आरा खातून केस, MCQ इंपॉर्टेंट केस भी नोट कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट PIL ऑफ इंडिया। ये 2 तरह से केस याद रखिएगा आप। फर्स्ट PIL थी उस टाइम के न्यूज़पेपर की 2 कटिंग्स के ऊपर ही ये केस फाइल किया गया था, और जस्टिस PN भगवती साहब ने इसको तब केस को फर्स्ट PIL माना था। हालांकि सुनील बत्रा वाला केस जो उसमें भी फर्स्ट PIL मानते, वो सेकंड PIL थी। एक्चुअल में दिस इज द फर्स्ट PIL, और यहाँ कोई पार्टी नहीं थी। एडवोकेट निवेदिता ने बस न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बिहार के जेल में ऐसे ऐसे लोग बंद हैं जिन्होंने 6 महीने की सज़ा का कोई अपराध किया है, लेकिन वो सालों से जेल में है। उसके बाद फिर आपका लीगल एड का कॉन्सेप्ट आया, आर्टिकल 39A, 304, इन सब चीज़ों को फिर आपके बहुत सारे इंप्रूवमेंट लीगल सिस्टम में हुए। बहुत कई हज़ार कैदियों को छोड़ा गया था ऑल ओवर द आपका पूरा इंडिया में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
अब 437 बात करता है नॉन बेलेबल ऑफेंस की। देखिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक चीज़ है कि जब भी कोई पर्सन जो एक्यूज्ड है, सस्पेक्टेड है कमीशन ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल कहाँ डिफाइन है? नॉन बेलेबल डिफाइन है 2K में, भूलना नहीं ये चीज़, 2K में डिफाइन है। और ऑफेंस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट बाय पुलिस इन द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन ही मे बी रिलीज्ड। अगर वह किस कोर्ट के सामने लाया जाता है? कोई भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। क्यों लाना है? अंडर सेक्शन 56 और 57, विदाउट अननेसेसरी डिले और विद इन 24 आवर्स लेके आना है। ठीक है, तो उस केस में उसे बेल पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन वो कोर्ट का टोटल डिस्क्रिशन होगा, डिस्क्रिशन पर ही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके प्री के पॉइंट से वो यहाँ पे, एक तो इसका इंडेक्स बेस्ड याद रखिए, दूसरा इसका ये प्रोवाइजो कि मान लीजिए जो द कोर्ट में डायरेक्ट द पर्सन रेफर्ड इन क्लोज 1 और क्लोज 2 रिलीज्ड ऑन बेल इफ सच पर्सन इज अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स। आपको कुछ सेक्शन 27 याद आ रहा है? जुवेनाइल जस्टिस, 16 साल की उम्र और CJM कैन ट्राई, तुरंत जैसी वर्ड आए तो अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेना है। 16 ईयर से और वुमेन और सिक और अफर्म, तो ऐसे केस में उसको बेल दे देनी है। ठीक है, या किसी स्पेशल रीजन से भी वो दे सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर ये भी है, यानी कि by such person shall not be released if such offense is cognizable offense or he had been previously convicted। previously convicted व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more, or he had been convicted on 2 or more occasions, punishable for 3 years। भाई या तो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा के लिए वो प्रीवियसली एक बार कन्विक्ट हो चुका हो, या 3 साल से ज़्यादा की सज़ा के लिए 2 बार कन्विक्ट हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे बेल नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इस सेक्शन के डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ है सेक्शन में पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन आप इस सेक्शन में एक बार खुद से पढ़ लें। ठीक है, तो उसके बाद आप आ जाइए सीधा 437A पे। 437A भी जो है आपका, ये 2008 के अमेंडमेंट में डाला गया था। बेल टू रिक्वायर एक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट, कि भाई बेल तो दे दी, ठीक है, अब उससे बॉन्ड भरा लिया कि भाई 6 मंथ का बेल बॉन्ड लिया जाता है। पहली चीज़ तो इसमें ये याद रखना है, बेल बॉन्ड विद श्योरिटी। इस सेक्शन के आगे लिख लीजिए कि इट इज़ अ बेल बॉन्ड विद श्योरिटी, और इसके आगे क्या है कि शैल बी इन फोर्स फॉर 6 मंथ। अपील के टाइम पे बिफोर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ अपील, कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस और अपीलेट कोर्ट वो एक्यूज को बोलेगा कि एक बेल बॉन्ड विद श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लिख लो बेल बॉन्ड विद श्योरिटी, कि भाई जब भी अपीलेट कोर्ट होगा, हायर कोर्ट, आप वहाँ पे प्रेजेंट हो जाओगे जैसे तुम्हें नोटिस मिलेगा, और इसकी 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो अपीयर हो जाता है तो बॉन्ड स्टैंड फॉरफिट, स्टैंड वहाँ पे फॉरफिट हो जाएगा। नेक्स्ट 438, डायरेक्शन फॉर ग्रांट बेल टू अ पर्सन अप्रहेंडिंग अरेस्ट, दिस इज एंटीसिपेटरी बेल। जब किसी को एप्रीहेंशन है, दिस बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ द अरेस्ट। भाई अरेस्ट होने से पहले ही, मूवीज में दिखाते हैं ना कि ले आया भाई मैं, मेरे पास अग्रिम जमानत है, इंस्पेक्टर साहब आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। जहां पे कोर्ट ग्रांट कर देता है इंटरिम ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि इंटरिम दे दी, तो एक नोटिस नॉट बीइंग लेस देन 7 डेज नोटिस, 7 दिन का एक नोटिस दिया जाता है, जिसके साथ में कॉपी ऑफ ऑर्डर है, किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, SP को, टू गिव द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि भाई देख लो ये मांग रहा है, इसको हम बेल दे रहे हैं। तो 7 डेज नोटिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप। 439 एक देखिए, जो मैं आपके सामने सॉफ्ट में है, ये पुराना बेयर एक्ट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमेशा अपडेटेड बेयर एक्ट रखिए अपने पास, आपके पास बेयर एक्ट हमेशा अपडेटेड होना चाहिए।
तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इसमें आपको ना दिखें, तो मैं जो वर्बल बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर नोट कर लें। 437 में एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि 437 का जो 3 है वो कंडीशनल बेल की बात करता है। अब एंटीसिपेटरी बेल कब नहीं मिल सकती, एंटीसिपेटरी बेल कब नहीं मिल सकती, तो इसके लिए देखिए इसमें है नहीं, सब सेक्शन 4 है यहाँ पे, 438 का सब सेक्शन 4, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा आपने। उसमें 2018 के अमेंडमेंट में डाला गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जो 376 AB, DA और DB, तीन ही सेक्शन है, सारे सेक्शन है 376 के, ओनली 376 AB, DA एंड DB, भाई एडिशनल वाली जिसमें 2-2 वाला पेयर है, इनसे अगर कोई अपराध किया है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, ये याद रखना आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के लिए। उसके बाद आ जाइए सीधे से 439 में। 439 में जो इम्पोर्टेंट है आपका वो प्रोवाइजो इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर, ठीक है। जो IPC के चैप्टर 16, 17 और चैप्टर 6 हैं ये डील करते हैं आपके। देखिए यहाँ पे क्या बात, स्पेशल पावर बताई गई है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की, इसे एक कंडीशनल बेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडीशनल बेल, एंड इट कैन बी ग्रांटेड ओनली बाई हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसमें भी ऐड नहीं है, इसमें 1A का इंसर्ट किया गया है 2018 में ही। देखिए पुराना एक्ट है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा, आपके पास होगा अपने बे एक्ट में। देखिए जहाँ FIR के बारे में बताया गया, अगर इन्फॉर्मेंट या कोई भी पर्सन authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of application for bail to the person under subsection 3 of 376 AB और DA, ठीक है, वो इन्फॉर्मेंट वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेंट वहाँ जरूर प्रेजेंट होना चाहिए भाई, तभी बात बनेगी। नाउ कम टू दी 440 और 441। 441 में क्या है कि अगर बॉन्ड तो दे दिया भी, लेकिन बॉन्ड में मुझे कैसे मान लूँ कि आपने जो सिक्योरिटी दी आपकी ज़मीन की वो क्या है। देखिए 440 बताएगा कि अमाउंट कितना होगा, मैं आपको बेसिक बताऊँ वो है किससे रिलेटेड सेक्शन, बॉन्ड का अमाउंट कितना होना चाहिए ये 440 बताएगा। 441 उसकी जांच पड़ताल कर रहा है कि भैया तुमने जो ज़मीन बताई है कि ये मेरी ज़मीन है, इसकी जांच पड़ताल तो कर लें हम, कैसे मान लें कि सही है, कोर्ट की पावर है। उसके बाद 441 डिक्लेरेशन ऑफ श्योरिटीज़ की बात करता है। अपील में आपका इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी में 451 से। देखिए डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपका ये बताता है कि भाई मान लीजिए आफ्टर डिसीजन अब प्रॉपर्टी को डिस्पोजल करना है, जो प्रॉपर्टी कोर्ट ने फॉरफिट कर रखी थी, अटैच कर रखी थी, अब उसका कैसे होगा। या मान लीजिए भाई किसी के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी आपने अटैच कर ली है, तो तब आप कैसे कौन कौन से मेथड्स को वहाँ पे अलाउ करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ज़्यादा सेक्शन नहीं है इसमें, 451 टू 459 तक टोटल 9 सेक्शन है। अब ऑर्डर फॉर द कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस, 451 इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। इस पे ना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो पूछा जा सकता है, लिख लीजिए, प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये 451 से, इसमें कार की स्पुर्दगी को लेके कुछ था, वही इसमें काफ़ी कुछ बताया गया था कि कार उसको कैसे दी जाएगी, किस तरह से है, क्या सोल्ड की जा सकती है नहीं की जा सकती, तो 451 से रिलेटेड केस लॉ में ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है कि ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इन द एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। 451 तो कहता है पेंडिंग ट्रायल में और 452 कहता है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे, ठीक है। जब देखिए इसमें होता क्या है 452 में कि जब इंक्वायरी ट्रायल और कोई भी क्रिमिनल कोर्ट कंक्लूड करता है तो कोर्ट कैसा ऑर्डर देगा कि जो प्रॉपर्टी उसको डिस्पोजल करो, कैसे, या तो डिस्ट्रक्शन, कॉन्सिफिकेशन और डिलीवरी, 3 मेथड हैं।
DCD, डिस्ट्रक्शन, कॉन्सिफिकेशन एंड डिलीवरी, इन 3 मेथड से ही वो करना है। प्रोड्यूस्ड बिफोर इट इन द कस्टडी रिगार्डिंग, भाई कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ ऐसा है जिनको लगता है कोर्ट को डिस्पोज कर दे, उनको डिस्पोज ऑफ करा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ सेशन है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 डायरेक्ट द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड टू CJM हु शैल देयर अपॉन डील विद द मैनर ऑफ 457, 450, 459। बट कोर्ट ऑफ सेशन जो है भाई, सीनियर कोर्ट अपने ऊपर क्यों हेडक रखेगा, CJM को बोलेगा कि तुम संभालो, करो, CRPC के हिसाब से डिस्पोजल कर दो। देन 453, पेमेंट टू इनोसेंट परचेजर ऑफ मनी फाउंड ऑन एक्यूज्ड। When any person is convicted of an offence which is include amount, theft, receiving stolen property, and is proved that any other person bought this stolen property without knowing, एक आदमी ने चोरी कर ली और थेफ्ट का माल लाके मुझे बेच दिया, एंड मी इज अनअवेयर, मुझे नहीं पता था यार कि भाई ये माल चोरी का है, वो चोरी का भाई, लेकिन मैंने तो उसको पैसे दे दिए। तो ऐसे केसेस में क्या है, एप्लीकेशन देके वो परचेजर जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी करा सकता है, यानी कि उसको या तो पोजेशन मिलेगा या उसको पैसे मिलेंगे, नॉट एक्सीडिंग द प्राइस पेड बाय सच परचेजर, लेकिन जितने पैसे दिए उतने ही मिलेंगे भाई, ज़्यादा की उम्मीद मत करना कि मुझे कंपनी को चोरी का माल खरीदा दिला रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन इन दैट कंडीशन, जब ये मी जो है ना, ये मी आपका इनोसेंट हो, इसको अननोइंगली इसने वो सामान खरीदा हो। 454 इसमें अपील की बात करता है, किसके खिलाफ अपील की जा सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबलस एंड अदर मैटर्स, ठीक है, ये कह रहा है कि भाई कोई मान लीजिए किसी के अपमान लेखिए जो होते हैं ना, लिबलस होते हैं आपके, जैसे किसी के बारे में वो, या कोई ऐसी सामान उसको नष्ट करना, डिस्पोज कैसे किया जाएगा, 292 293 में जो होते हैं, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स को, जिसे हम 95 में भी पढ़ते हैं, फॉरफिट करते हैं ना बहुत सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट, ऐसी चीज़ों को। या फिर पावर ऑफ रिस्टोरेशन 456 इंडेक्स बेस्ड आ सकता है आपके पास। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है आपका 459। 459 क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ कहा गया लेस देन 500 रुपीज़। ये कह रहा है कि पावर टू सेल दी पेरिसेबल प्रॉपर्टी, पेरिसेबल प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है, जब उसकी कीमत 500 रुपये से कम हो, ठीक है, ये यहाँ पे पूछा जा सकता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये पहले पूछा जा चुका है, पता है आपको, 2005 से पहले इसकी जो कीमत थी, अमेंडमेंट एक्ट 2005 था, ठीक है, उससे पहले 10 रुपीज़ थी, 10 रुपीज़। बताइए 10 रुपीज़ में बच्चों की टॉफ़ी नहीं आती आजकल। चलिए, यहाँ पे ये हो गया है इतना। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया तो अपने दोस्तों से शेयर कर दो यार इसको। यार देखो, अगर मैंने CRPC का ये लास्ट है, सारे 6 पार्ट में टोटल हमने डिस्कस किया, पूरा CRPC प्री और मेंस के बीच में जाके हमने रिवाइज किया है कि कहीं से भी क्वेश्चन बना ले वो तो हम कोई ना कोई क्वेश्चन कर ही देंगे। ऐसे ही मैं CPC एविडेंस, आपका हरियाणा लोकल एक्ट और जितने पार्टनरशिप है, हिंदू लॉ हैं, सबके ऊपर बनाऊंगा। लेकिन प्लीज़ शेयर तो करो यार, व्यूज़ तो बढ़ाओ। अरे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा मेरा, तभी तो बढ़ेगा जब आप इसको शेयर करोगे। चलिए, अभी 460 से लेके 466 तक ये बात करता है इरेगुलर प्रोसीडिंग की, यानी कि कुछ गलतियां हो जाती हैं। भाई कोई भगवान थोड़ी है, कोर्ट से भी गलतियां हो जाती हैं। अब गलतियां हो जाएंगी तो उन गलतियों का क्या इफेक्ट पड़ेगा। 466 बताता है जो विसिएट नहीं करती, यानी ऐसी मिस्टेक्स जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 9 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनसे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे हैं भाई, इशू है सर्च वारंट अंडर 94, ऑर्डर अंडर 155, 176, 187, 192, 306। ये आपका होमवर्क है कि इन सब सेक्शनों के बारे में एक चार्ट बनाएं और लिखेंगे ये सेक्शन किस किस चीज़ के बारे में है। अच्छा, ऐसी बातें जो विसिएट कर देती हैं, इसमें टोटल आपके 17 ग्राउंड्स हैं जो प्रोसीडिंग को विसिएट कर देते हैं। 462 कहता है अगर रॉन्ग प्लेस में हो जाए तो क्या होगा। नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी सेट असाइड merely on the ground that inquiry, trial, other proceeding in the course of which it was arrived at pass took place in a wrong session, division,
डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, अदर एरिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको देख के आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि आपको कुछ याद आ रहा है, सिविल केस से रिलेटेड कुछ भी याद आ रही है। सेक्शन 21A बार टू फर्दर सूट ऑन प्लेस ऑफ सुइंग, रॉन्ग प्लेस पे विसिएट नहीं करता है, क्रिमिनल में भी नहीं करता है। एंड ऑलवेज रीड दिस विथ चैप्टर 13 177 से 189 तक ज्यूरिसडिक्शन वाला, उसको जरूर पढ़िएगा। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 36, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। देखिए डेफिनेशन पार्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है 468 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। ये लिमिटेशन पीरियड को डिफाइन करता है। लिमिटेशन पीरियड को या तो आपका लिमिटेशन एक्ट 1963 होता है, लिमिटेशन एक्ट 1963, वहाँ क्रिमिनल पे वो लागू नहीं होता। क्रिमिनल पे यहाँ बताया गया है अलग से लिमिटेशन पीरियड। कैसे बताया गया देखिए, 6 मंथ विद फाइन ओनली। अगर किसी ऑफेंस में सिर्फ फाइन से पनिशेबल है तो उसका 6 महीने है, पहला क्वेश्चन। 1 ईयर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से 1 साल, 6 महीने है सिर्फ फाइन। 3 इयर्स नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ठीक है। जहां पे 3 इयर्स है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, ठीक है। एक्सीडिंग 1 साल से ज़्यादा, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, बट नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के लिए 1 से 3 के बीच में, 1 साल के लिए 1 से, और 6 मंथ के लिए आपका ओनली फाइन। ये आपकी पनिशमेंट है। यहाँ से माय डियर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनना ही बनना है सीआरपीसी में, ये पक्का याद रखिएगा। एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब तक ये। चलिए 469 कहता है कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, भाई कब से शुरू होगा। पीरियड ऑफ रिलेशन जो है कब से कमेंस होगा, डेट ऑफ ऑफेंस से। द कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज नोन टू द पर्सन एग्रीव्ड, विक्टिम को जिस दिन पता लगा, ठीक है। और पुलिस ऑफिसर जिस दिन FIR हुई या पुलिस वाले को कहीं से पता लगा। फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम टू नॉलेज ऑफ सच पर्सन टू एनी पुलिस ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर, भाई जिसको पहले पता लगा। उसके बाद आता है 470, बात करता है एक्सक्लूसिव, टाइम में से किसको निकाल देंगे, ठीक है। और 469 में एक चीज़ और बता दूं आपको कि C जो है ये आइडेंटिटी ऑफ ऑफेंडर की बात करता है, कि जिस दिन ऑफेंडर की आइडेंटिटी हुई वे उस दिन से दिन काउंट होना शुरू होगा। और एक कंप्यूट करने में जो पीरियड कंप्यूट सेल बी एक्सक्लूडेड, जब से ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। जैसे 167 का पीरियड हम कैसे इंक्लूड करते हैं, 60 डेज और 90 डेज, उसको भी देखो यहीं थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिस दिन बंदे को अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया वो दिन एक्सक्लूड हो जाता है, और जिस दिन चार्जशीट पेश की गई वो दिन इंक्लूड हो जाता है। वहाँ भी 60 डेज 90 डेज को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, याद रखिएगा। अब एक्सक्लूड कौन कौन से डे होंगे 470 ने बता दिया, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका 473। ये कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन फोरगोइंग प्रोविजन, एनी कोर्ट मे मेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ये पावर दे देता है, ठीक है। इसके साथ में सेक्शन 5 जरूर पढ़िएगा लिमिटेशन एक्ट का। ये क्या पावर देता है, कब देता है, 2 चीजें हैं यहाँ पे, या तो दैट द डिले हैज बीन प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, जो डिले हुआ है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया गया कि डिले क्यों हुआ, ये हमने बता दिया, ये पहली चीज़ है। और को हमेशा सर्कल कर लें, वो 2 कंडीशंस को सेग्रीगेट करता है। इट इज़ नेसेसरी टू डू सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी इन 2 कंडीशंस में कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। नाउ लास्ट चैप्टर ऑफ सीआरपीसी, अरे यार हम किसी तरह एंड में पहुंच ही गए, बहुत लंबी सीआरपीसी है। 474 कहता है ट्रायल बिफोर द हाई कोर्ट।
ये आपका यूपी 2016 में पूछा जा चुका है। इंडेक्स बेस्ड मीन्स व्हाट, 474 डील्स विद ट्रायल्स बिफोर दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सामने जो ट्रायल होते हैं वो यहाँ थे। सेक्शन 26 बताता है कि ऑफेंस का कैसे कौन कौन ट्रायल ले सकता है, हाई कोर्ट ले सकता है। वहाँ देखेंगे तो सेक्शन 26 का सब सेक्शन 1 उसी में देखे सबसे ऊपर हाई कोर्ट लिखा है, दैट रिलेटेड विद दिस सेक्शन। नाउ कम टू 477, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक द रूल्स। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। सीआर कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए पढ़े ना पढ़े, लेकिन सीआरपीसी पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। सीआरपीसी के लिए पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। 477 अपने लिए रूल्स बना सकता है, किस लैंग्वेज में हाई कोर्ट में लिया जाएगा, हमने लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में पढ़ा था, यहाँ पे रूल बना सकता है। 476 को जरा देखिएगा कि जो इतने फॉर्म्स दिए, जैसे फॉर्म नंबर 1 है हमारे पास सम्मन के लिए, अगर आर्टिकल 227 ये पावर देता है कि हाई कोर्ट उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। देन 478 पावर टू अल्टर द फंक्शन अलोकेटेड टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे कौन करेगा, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आ गया, स्टेट गवर्नमेंट रोल में आ गई, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी और अपने नोटिफिकेशन में 108 सीडीसीएस मैटर में सिक्योरिटी बॉन्ड 1 साल का एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा, 109 कहाँ पे सस्पेक्टेड पर्सन में 1 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। 110 हैबिचुअल ऑफेंडर 3 साल का बॉन्ड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। 145 और 147, 145 किसके, पोजेशन ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड एंड आपका वाटर। 147 यहाँ राइट टू यूज है और यहाँ पे आपका पोजेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के चेंजेस यहाँ पे किए जा सकते हैं। वो किसको दिए जा सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दिए जा सकते हैं। 1980 से पहले मैं बता दूं इन सेक्शनों में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होता था। 479 कहता है कि केस इन विच जज और मैजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड। आपने बात बहुत बार सुनी होगी, जज साहब जिस केस में खुद इंटरेस्टेड है उसको वो नहीं सुन सकते। ये बात कहाँ लिखी है अभी, देखो इसको बिल्कुल ऐसे याद रखो। अगर किसी जज का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है किसी केस में तो भैया वो या पार्टी खुद है तो वो खुद से नहीं सुन सकता। ये 479 में बताया, इतना इसको याद रख लें बस। देन 482 पे आ जाइए, इनहेरेंट पावर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी। क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर में यूज होता है, क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर में 480 81 को भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए एक मैक्सिम यूज होती है, बड़ी लंबी चौड़ी मैक्सिम है। क्वेंडो लेक्स एलिक्वेड एलिसियू कंसिडिट इनोकेडिटर इट इद साइन क्वेरस इप्सा इस नॉन पोटेस्ट। देखिए बहुत लंबी चौड़ी है ना, इसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे इसको देखिएगा। ये बहुत क्वेश्चन में कभी पूछी जा सकती है, रिलेटेड विद द इन विच सेक्शन, ये पूछा गया पहले एक बार। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट 484 रिपल एंड सीविंग। भाई पुरानी सीआरपीसी जो है ख़त्म हो गई, उसकी बात नहीं मानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सीआरपीसी हो गई है ख़त्म। अब आता है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के बारे में भी हम कुछ बातें जरूर करेंगे डिस्कस वीडियो ख़त्म करने से पहले। देखिए ये जो 3 पोर्शन है ये रिलेट करते हैं आपके आईपीसी से, और ये जो 3 पोर्शन है ये बात करते हैं सीआरपीसी। अब कौन सा केस किसके द्वारा ट्रायबल है, किसके द्वारा ये भाई बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, ये कैसा पता करेंगे हम। 2K में डिफाइन कर दिया कॉग्निजेबल, 2KL में डिफाइन कर दिया नॉन कॉग्निजेबल, 2KA में दोनों डिफाइन है, और ट्रायबल बाय होम कोर्ट। तो इसका ना एक हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर क्या ट्रिक्स हैं जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। ये ट्रिक वी विल रीड विद आईपीसी के साथ रीड करेंगे। जैसे हरियाणा के 2013 में पूछा गया था, अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ट्रायबल बाय होम एनी मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से पूछी जा सकती हैं चीज़ें आपसे, ठीक है। तो आपको ऐसे बता दूं कि जो जितने भी ऑफेंसेस हैं आपके स्पेशली जो आप देखेंगे तो मैक्सिमम ऑफेंस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, जैसे जो ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ है,
जितने भी आपका चैप्टर 16 में आते हैं, 17 में आपका JMFC हैं, अलग अलग हैं, उनके ऊपर हम उसी दिन बात करेंगे चर्चा में। फर्स्ट शेड्यूल के ऊपर एक अलग से 20 मिनट का क्लास रहेगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों खत्म हो जाता है CRPC। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हमने शुरू में ही बात की थी, सबको शेयर करके कम से कम 500 व्यूज़ तक तो आप इसको जरूर पहुँचा दें। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा मेरे लिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई लीगल एस्पिरेंट्स, प्लीज़ शेयर एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके कोई भी सजेशन है, मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं वीडियोस में, प्लीज़ वी आर अ फैमिली, तो आप मुझे मेल करके ज़रूर बताएं। आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करें, वहाँ पे जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, जो मैंने 482 से रिलेटेड लैटिन मैक्सिम की बात की थी। लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर ना करें, क्योंकि आज का टारगेट 500 आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अचीव करा देंगे। बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आपकी मिलती हैं, मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन देती हैं वो करने के लिए। तो कमेंट ज़रूर करें, आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CPC, सो डोंट मिस आउट द वीडियोज़, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।